ये कोई गैंग्स ऑफ वासेपुर या मिर्जापुर का सिनेमाई दृश्य नहीं है। ये बिहार है साहब, बिहार। वो बिहार जहां असल जिंदगी में अपराध की ऐसी खौफनाक सीरीज चल रही है कि बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले भी इन दिनों बिहार को देखकर शर्म से शर्मसार हो जाए। पटना के पारस अस्पताल में जो कुछ हुआ वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। वो स्थान जहां पर मरीजों की जान बचाए जाने की कसम खाई जाती है, वहां पर 5 बदमाश फिल्मी स्टाइल में बिना डरे, ना मुंह छिपाया, ना बंदूक छिपाई, ना आते वक्त कोई रोका, ना जाते वक्त कोई रोका, सीधे अस्पताल के कमरा नंबर 209 में घुसते हैं और 25 सेकंड में गोलियों की तड़तड़ाहट से अस्पताल को हिलाकर रख देते हैं। ऐसी तस्वीरें फिल्मों में दिखाई पड़ती हैं, लेकिन यह बिहार की वो हकीकत है जो चीख चीख कर कह रही है कि साहब, बिहार में इन दिनों कत्ल वत्ल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और सच कह रहे हैं हम, ये कोई हवाबाजी नहीं है। बिहार में बीते 15 दिनों में 50 से अधिक कत्ल हुए हैं, यानी एक दिन में 3 आदमी बिहार में लुढ़क जाता है। इस मॉनसून में बिहार में पानी कम, खून ज्यादा बह रहा है। और माथा पकड़ने वाली बात यह है कि प्रशासन कह रहा है कि भैया, मजदूर आदमी जो है वो खाली है, किसान खाली है, खलिहर हो गया बरसात के महीने में, तो जाके कत्ल कर देता है। पल भर को लगा कि क्या माथा पकड़ ले अपना। बिहार के लोग ये पूछे कि साहब, तो ये जो बरसात का महीना है, जून जुलाई अगस्त, इसमें बिहार छोड़ के चले जाए? क्योंकि 15 दिन में 50 घटनाएं आंकड़े नहीं हैं। चीखते बिलखते घर हैं, उजड़ते सपने हैं। एक ऐसा सिस्टम है जो या तो सो चुका है या बिक चुका है। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि बिहार अब राज्य नहीं है, बिहार एक शूटिंग रेंज बन गया है, जहां कानून की जगह बंदूक बोलती है और इंसान की जान की कीमत सिर्फ एक गोली जितनी रह गई है, सिर्फ एक गोली जितनी। पटना बिहार की राजधानी है। वो बिहार जो कभी सत्ता और प्रशासन का गढ़ था, आज अपराधियों के हवाले हो चुका है। पारस अस्पताल के आईसीयू में गोलीबारी इसका जीता जागता और डरावना उदाहरण है। 5 शूटर फिल्मी स्टाइल में पहुंचते हैं, दिन दहाड़े घुसते हैं। चंदन मिश्रा नाम का एक अपराधी होता है, उसे मौत के घाट उतारकर निकल जाते हैं। सीसीटीवी में यह घटना कैद होती है। दुखद यह था कि ना आते वक्त कोई रोका, न जाते वक्त रोका। चंदन मिश्रा खुद एक अपराधी था, पैरोल के बहाने बाहर आया था और उसकी हत्या हो गई। यह भी साधु आदमी नहीं था, ठीक बात है, 10 आदमी का यह भी हत्या किया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार में अपराधी इतना बेलगाम है कि कभी जेल के अंदर मरवा देता है, कभी जेल से निकलते मरवा देता है, कोई पैरोल पर आए उसको मरवा देता है, और पुलिस इतनी बेबस है? क्या पुलिस का काम खाली वीआईपी ड्यूटी है? क्या बिहार में आम आदमी की जिंदगी कोई कीमत नहीं बची? पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा कहते हैं कि चंदन जो था वो दुर्दांत अपराधी था, गैंगवार में मारा गया। यानी पुलिस भी ऐसा लगता है मान चुकी है कि बिहार में संगठित अपराध है और इसमें मरते रहते हैं लोग, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि साहब, अगर गैंगवार ही सब कुछ तय करेगा तो फिर कोर्ट कचहरी और पुलिस कानून का मतलब क्या रह गया? और एसएसपी साहब, आप कानून के रखवाले हैं, लेकिन आपके बयान से ऐसा लगता है कि आप लोगों ने या आपकी पुलिस ने बिहार में अपराधियों के सामने हथियार डाल दिया है। अरे, अस्पताल एक संवेदनशील जगह होती है साहब। गोलीबारी और पुलिस की चुप्पी जो है वो दर्शा रही है कि बिहार में सिस्टम दम तोड़ रहा है। खैर, ये तो एक कहानी है। इसके आगे एक ऐसा बयान सामने आया एडीजी साहब की तरफ से जिसको पकड़कर आप माथा पकड़ लेंगे। बिहार के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन, उन्होंने हद पार कर दी। वो कह रहे हैं कि भाई साहब, मई और जून के महीने में बिहार में किसान के पास काम नहीं होता, इसलिए बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती हैं। मतलब सच कहें तो इससे ज्यादा बेतुका, अपमानजनक और शर्मनाक बयान क्या हो सकता है? किसान जो बाढ़, सूखा, कर्ज, आत्महत्या से जूझकर देश का पेट पालता है, उसे एडीजी साहब जो है वो सीधे सीधे हत्यारा कह रहे हैं। अरे, अपराध का कारण ढूंढना है तो सिस्टम की नाकामी ढूंढिए। अपनी बेचारगी देखिए, बेरोजगारी देखिए, करप्शन देखिए, संगठित माफिया देखिए। आपने अपना बिल सीधे किसान पे फाड़ दिया और आम जनता पूछ रही है, साहब, अगर जून जुलाई में यही हाल है तो हम लोग क्या करें? आप बोलो 4-5 महीना घूम आते हैं। हालांकि बिहार सरकार और बिहार पुलिस इन दिनों आंकड़ा दिखा रही है। अब 2 चीज होती है, एक होता है हकीकत, रियलिटी, और एक होता है परसेप्शन। परसेप्शन आंकड़ों के जरिए बनाया जाता है और रियलिटी जो रोज दिखाई पड़ती है। बिहार पुलिस कह रही है कि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि बिहार में इस साल घटनाएं कम हो रही है, बिहार इस साल बेहतर स्थिति में है। लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है वो ये कहता है कि इन आंकड़ों से सच्चाई
बहुत दूर है। वो जो था ना अदम गोंडवी साहब का कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये धावे झूठे और ये वादा किताबी है। एनसीआरबी के आंकड़ों के जरिए कहा गया घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जनवरी से लेकर जून के महीने में बिहार में 1376 हत्याएं इस साल 2025 में हुई हैं, जो औसतन प्रति महीना 229 हत्याएं हैं। बीते 17 दिनों में 50 से अधिक हत्याएं हैं और ये आंकड़े इस महीने तक पहुंच रहे हैं, यानी हर दिन बिहार में 3 आदमी कम से कम मर जा रहा है। लेकिन पुलिस कह रही है कि पिछले साल के मुकाबले स्थिति बेहतर हुई है साहब। यही हाथ जोड़ने का मन किया हमारा। हमको लगा चलिए कुछ आंकड़ा वो रखें, आंकड़ा हम भी दिखा देते हैं। 3 जुलाई को मधेपुरा के मुरलीगंज में सब्जी विक्रेता दिनेश दास और उनकी पत्नी भलिया देवी की जमीनी विवाद में हत्या हो गई। 4 जुलाई को पटना में कारोबारी गोपाल खेमका को मार दिया गया। इसके अलावा 6 जुलाई को दानापुर में स्कूल संचालक अजीत कुमार को मारा गया। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को मार दिया गया। नालंदा में 2 लोगों को मारा गया। बेतिया में हृदय मिश्रा को मार दिया गया। मुजफ्फरपुर में मुमताज अहमद को मार दिया गया। अररिया में अबू हुरेरा को मार दिया गया। सीवान में 3 लोग, समस्तीपुर में सुरेश महतो और बेगूसराय में सुनील कुमार की हत्या कर दी गई। 7 जुलाई को मधुबनी में किसान बद्री यादव और वैशाली में सुरेंद्र झा की गोली मारकर हत्या हुई। 8 जुलाई को भागलपुर में मोहम्मद सद्दाम, नवगछिया में साजन कुमार और नवादा में एक हत्या हुई। 10 जुलाई को पटना में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या हुई। जहानाबाद में शिवनंदन की हत्या हुई और समस्तीपुर में बुजुर्ग महिला की हत्या हुई। 11 जुलाई को पटना में विक्रम झा की हत्या हुई। मुजफ्फरपुर में एक व्यापारी की हत्या हुई और वेटनरी कॉलेज में एक छात्र की हत्या हुई। फिर 12 जुलाई को गया में 14 साल की बेटी और नालंदा में एक महिला की हत्या हुई। 13 जुलाई को पटना में वकील जितेंद्र महतो, सीतामढ़ी में एक व्यापारी और छपरा में शिक्षक की हत्या हुई। 14 जुलाई में बेगूसराय और खगड़िया में हत्या हुई। 15 जुलाई को नवादा में 16 साल की सैना की हत्या हुई। अब ये हत्याएं लगातार हो रही हैं और अगर इन हत्याओं को देखकर आपके मन में ये लग रहा है कि साहब केवल गरीब आदमी मरे होंगे या अपराधी मरे होंगे, तो आप बता दें गलत है, क्योंकि बिहार में रईस भी मरे हैं। बिहार में गोपाल खेमका की हत्या ने साबित किया कि अमीर आदमी भी सुरक्षित नहीं है। गोपाल खेमका कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बड़े कारोबारी थे, बड़े बड़े नेताओं से उठना बैठना था, लेकिन दिन दहाड़े उनको मार दिया गया। और कब मारा गया? जब उनको पता था कि उनकी हत्या होगी। पुलिस भी जानती थी। 7 साल पहले ऐसे ही उनके बड़े बेटे की भी हत्या हुई थी। अब ये घटनाएं बताती हैं कि ना आम आदमी सुरक्षित है ना प्रभावशाली। अपराधी किसी की हैसियत नहीं देखते, उनके लिए जान एक निशाना है। और बेउर जेल तो महान है। पटना की बेउर जेल, जिसे पटना का तिहाड़ कहते हैं, आज अपराधियों का गढ़ बन गई है। 4,500 कैदी बंद हैं और यही वो जेल है जहां से गैंगस्टर जो है एक तरीके से इसे हेडक्वार्टर बना के बैठे हुए हैं। यहीं से हत्याओं की साजिश रचते हैं। गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद जब पुलिस ने छापेमारी की तो पटना की इस जेल से मोबाइल, सिम कार्ड, डेटा केबल, फोन नंबर की लिस्ट बरामद हुई। अब सवाल है कि इतनी व्यवस्थाएं होती कैसे हैं? प्रशासन कह रहा है कि हैरानी है, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि कोई हैरानी नहीं है। 2015 से 25 के बीच में भी यहां पर खूब फोन बरामद हुए हैं। 2025 में गैंगस्टर की बैरक से स्मार्टफोन मिले थे। जनवरी में जेल अधीक्षक विधु कुमार के ठिकानों पर छापेमारी हुई, क्योंकि उन पर कैदियों से वसूली और गैंगस्टर्स को छूट देने का आरोप था। हर बार कुछ लोग सस्पेंड हुए, फिर वही खेल शुरू हो गया। अब सवाल यह है कि जेल आज पटना में अपराधियों के लिए हेडक्वार्टर बन गई है। हालांकि ये देश की अलग अलग जेलों का भी हाल है। और अगर आपके मन में सवाल है कि ये सब कैसे होता है, रैकेट, तो भी हम बता देते हैं। क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है गैंगस्टर्स का पैसा आता कहां से, वो तो जेल में रहते हैं, तो हम आपको बता दें कि अपराधी बड़े बड़े व्यापारियों, उद्योगपतियों को धमकी देकर पैसा ऐंठते हैं और जो इनकार करता है उसे ठोक देते हैं। जेल प्रशासन की मिली भगत होती है और इसी के चलते अपराधियों को कुछ नहीं होता। आपने भी देखा होगा ये जो घटना आई अस्पताल वाली, यहां पर अपराधी डरे नहीं थे, वो अपना चेहरा दिखा कर जा रहे थे, मानो जैसे कोई खलनायक पिक्चर का संजय दत्त हो कि उनको जाना है, चेहरा दिखाना है, खौफ पैदा करना है। इसके जरिए उनका प्रचार प्रसार होता है और पुलिस प्रशासन इनको शह देती है। शह देने का असर है कि वो जेल के अंदर भी सुरक्षित होते हैं, जेल के बाहर भी। और कई बार जब जेल के बाहर असुरक्षित होते हैं तो वो जानबूझ के जेल के अंदर जाते हैं ताकि सुरक्षा अंदर मिल जाए। जेल में गैंग्स का निर्माण सोची समझी रणनीति के तहत है। जब कोई नया कैदी आता है, डरता है, तो गैंगस्टर प्रभाव में लेते हैं, कांस्टेबल को पैसा देते हैं, उससे काम करवाते हैं और फिर उसे लगता है कि यही बड़ा आदमी है। फिर यहीं से गैंगस्टर नेता बन जाते हैं और उन नेता को हमारा वोट देते हैं। कई सारे ऐसे हैं जो जेल से निकलकर विधायक, सांसद, मंत्री बने हैं।
पिछले लोकसभा चुनाव में हमारे देश के 46% सांसद दागी थे, 31 पर हत्या, बलात्कार, किडनैपिंग जैसे मामले थे। अब सवाल बड़ा स्पष्ट है कि जब नेताजी खुद जेल से आ रहे हैं तो जेल की स्थिति में सुधार कैसे होगी। खैर, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अब की सावन, अब की मानसून में बिहार अपराध की चपेट में है। अस्पताल में जबरदस्त गोलियां चल रही हैं, जेल अपराध का अड्डा बनी है और पुलिस बेबस नजर आ रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों के जरिए भले ही अपराध की कमी का दावा किया जाए, लेकिन हकीकत यही है कि बिहार में हर दिन खून बह रहा है। सिस्टम नाकाम है, भ्रष्टाचार चरम पर है और सियासी चुप्पी ने बिहार को एक ऐसी शूटिंग रेंज में तब्दील कर दिया है जहां इंसान की जान की कीमत एक गोली से ज्यादा नहीं। अगर अस्पताल में किसी इंसान को गोली लग रही है तो इंसाफ की उम्मीद कहां हो। और अगर पुलिस खुदे हार मान ले और कह दे कि बरसात के महीने में तो घटना होती रहती है, तो सवाल है कि जनता जाए तो जाए कहां। माथा पकड़ ले या सवाल पूछ ले। हमने पूछा, आप भी पूछ लो।